हमारे दिमाग में एक पिक्चर होती है यूएस के वेपन्स की, उनके प्लेटफॉर्म्स की, कि वो काफ़ी एडवांस्ड हैं, वो बैटल रेडी हैं, वो इनविंसिबल हैं। और वो हैं भी काफ़ी हद तक। लेकिन पिछले कुछ एक दिनों में कुछ ऐसे सिनेरियोज हुए हैं जिससे कुछ वेपन्स की जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है, उनमें जो वीकनेसेस हैं वो सामने आ गई हैं। आप में से मेजॉरिटी को, इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लगता था कि जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं वो क्या सही चीज़ हैं। लॉन्ग एंड्योरेंस है, हाई रेजोल्यूशन की लाइव इमेजेस दे देते हैं, रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन्स हैं। लेकिन जो अभी का यूएस ईरान वॉर हो रहा है उसमें MQ-9 की इस इमेज को टूटने में एकदम टाइम नहीं लगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान के ऊपर सिर्फ 30 दिनों में 16 ऐसे ड्रोन्स क्रैश हो गए। टोटल लॉस $480 मिलियन, यानी कि अराउंड 4,000 करोड़ रुपए। ये 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ 30 दिनों के अंदर हो गया। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि क्यों यूएस के ये ड्रोन्स ईरान के सामने फेल हो गए और इंडियन एयरफोर्स के लिए इसमें क्या खतरनाक वार्निंग छुपी है। यूएस एयरफोर्स का जो रीपर ड्रोन है MQ-9 रीपर, वो उनका वर्क हॉर्स है। ये जो ड्रोन्स हैं ये काउंटर इंसर्जेंसी के लिए बने हैं। ये एक ऐसे बैटलफील्ड में ऑपरेट करने के लिए बने हैं जहाँ पे एयर डिफेंसेस नहीं है, जैसे कि अफगानिस्तान, जहाँ नीचे इरेगुलर फोर्सेस हैं और उनके पास जो स्मॉल कैलिबर वेपन्स होती हैं। ईरान के कंटेस्टेड एयर स्पेस में गेम बिल्कुल अलग था। ईरान का जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क है वो एक काफ़ी एडेप्टिव नेटवर्क बन के सामने आया है कुछ दिनों में। उन्होंने रीपर ड्रोन्स की 3 कमजोरियों को पकड़ा। पहला, उनका स्लो स्पीड। रीपर की स्पीड इतनी कम है कि मॉडर्न सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के लिए ये ऑलमोस्ट एक सिटिंग डक है। दूसरी चीज़, इनका हाई रडार क्रॉस सेक्शन। ये ड्रोन्स छोटे तो हैं लेकिन इनका जो विंग स्पैन है वो कई फाइटर एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा बड़ा है। और जो तीसरी चीज़ है वो है इनका प्रेडिक्टेबल फ्लाइट प्रोफाइल। इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन में आप ये देखेंगे कि 30 मिलियन के ड्रोन को गिराने के लिए उन्होंने सस्ते इंडिजिनस मिसाइल्स यूज़ करें। इस चीज़ को कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर और दुश्मन की कैपेबिलिटीज़ को मिसरीड करना। यूएस को लगा कि उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट ईरान के रेडार्स को ब्लाइंड कर देगा, लेकिन ईरान ने फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी और पैसिव सेंसर्स, जो EO/IR सेंसर्स होते हैं, उनका एक जाल बिछा रखा था। ईरान के बवार 373 और खुर्दाद 15 सिस्टम्स रेडार पर रिलाई नहीं करते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सिस्टम्स यूज़ करते हैं जो एयरक्राफ्ट की थर्मल सिग्नेचर को डिटेक्ट करते हैं। तो एक स्टेप मैं पीछे लेता हूँ। एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं प्राइमरीली। एक तो आप उसे रेडार से डिटेक्ट करें। रेडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजेगा आसमान में और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एयरक्राफ्ट पर टकरा के वापस आएंगी और आपको एयरक्राफ्ट का वेक्टर पता लग जाएगा। दूसरा होता है EO/IR सिस्टम्स, जिसमें आपके डे नाइट या थर्मल कैमरे हैं, वो एयरक्राफ्ट को लिटरली देखते हैं। तो आप कोई EM वेव नहीं एमिट कर रहे हो, जिससे ये होता है कि एयरक्राफ्ट को पता नहीं लगता कि वो दुश्मन की नज़र में है, और इसी कारण इन सेंसर्स को जाम करना भी काफ़ी मुश्किल है। तो इवन जो स्टेल्दी ड्रोन्स हैं वो भी इनकी नज़र से नहीं बच सकते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा F-35 जो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसे भी ईरान की एयर डिफेंस ने हिट करा था। अब आते हैं इंडियन एयरफोर्स के ऊपर और हमारे लिए यहाँ पे क्या लर्निंग्स छुपी हुई हैं। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने वही सबक सीखा जो यूएस ने ईरान में सीखा है। हाई इंटेंसिटी बियॉन्ड विजुअल रेंज इंगेजमेंट में प्लेटफॉर्म की प्रेस्टीज और रेपुटेशन से ज़्यादा सिस्टम इंटीग्रेशन काम आता है। सिंदूर के दौरान हमने एक IAI हेरॉन UAV खोया था। सबक क्लियर है, अगर एयर स्पेस कंटेस्टेड है तो महंगे ड्रोन्स रिस्क पर हैं। IAF ने इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी पिवट करी है। अब फोकस सिर्फ और सिर्फ महंगे सर्वेलेंस या स्ट्राइक ड्रोन्स पर नहीं है, बल्कि एफोर्डेबल मास पर है। ईरान वॉर के दौरान सिमिलरली यूएस ने भी कुछ कोर्स करेक्शन करा है। उन्होंने भी जो लुकास ड्रोन्स हैं, लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट एयर सिस्टम्स, ये भी यूज़ करने स्टार्ट करे हैं। ये सिर्फ कुछ 30 से 40 हज़ार डॉलर के कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं। एसेंशियली अमेरिकन मेड शाहिद ड्रोन्स कह सकते हो आप इसे। इंडियन एयरफोर्स भी सिमिलरली इसी राह पर है। हमने अप्रूव किए हैं स्ट्राइक ड्रोन्स के स्क्वाड्रन। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है उसके ऊपर, आप उसे जाके देख सकते हैं। और हम एक और चीज़ डेवलप कर रहे हैं जिसे कहते हैं ADCS, यानी एयर ड्रॉपेबल कैनिस्टराइज्ड स्वॉट। ये जो ADCS स्ट्रैटेजी है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे कार्गो एयरक्राफ्ट हैं, जैसे C-17 हो गया, C-130J हो गया, ये एक कैनिस्टर ड्रॉप करेंगे जो हवा में ही खुल के 8, 12 या 16 ऑटोनोमस ड्रोन्स रिलीज कर देगा। ये ड्रोन्स अपने में कोऑर्डिनेट करके बॉर्डर के उस पार जाके डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी में जाके स्ट्राइक कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वेलेंस और रिकॉन्स ड्रोन का फ्यूचर है, यूएस का MQ नेक्स्ट इनिशिएटिव है जो प्रायोरिटाइज करता है स्टेल्थ को, ऑटोनोमस AI डिसीजन मेकिंग को और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन्स को, जिससे कि उनकी थर्मल और एकॉस्टिक सिग्नेचर कम हो जाएगी और EO/IR सेंसर में ये ड्रोन्स पकड़ में शायद नहीं आएंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो करंट MQ-9 या प्रेडेटर टाइप के ड्रोन्स हैं जो स्लो हैं, रेडार में काफ़ी अच्छे से नज़र आ जाते हैं, इनको रिप्लेस करना ऐसे ड्रोन्स के साथ जो इनकी कमियों को दूर करें। ये ड्रोन्स AI पावर्ड भी होंगे जो GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में भी टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
तो इन सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि जो 30 मिलियन के ड्रोन्स हैं, इनका ज़माना कंटेस्टेड एयरफील्ड में जा चुका है। फ्यूचर है स्वॉर्म ड्रोन्स का, लॉयटरिंग म्यूनिशंस का। इंडियन एयरफोर्स का घातक यूकैव प्रोग्राम भी इंडिजिनस स्वॉर्म टेक में हमें फ्यूचर वॉर्स में एज देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आईएफ को महंगे यूएस ड्रोन्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए या अपने सस्ते इंडिजिनस स्वॉर्म ड्रोन्स पर फोकस करना चाहिए? कमेंट में मेरे को बताइए। नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।